Hello all, my name is Satupria Raut and I'm a 4th year MBBS student at AIMS Kalyani and I'm a mentor at Aditya Joshi Mentorship. I'll discuss about like how to build a habit of daily MCQ practice. तो देखो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो आधा घंटा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लाइक पूरा दिन प्रोडक्टिव काम करते हैं, मतलब पूरा दिन टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं, मतलब उनका सिलेबस भी टाइम से टाइम कम्प्लीट हो जाता है, एवरीथिंग इज़ फाइन. बट जब वो MCQ करने बैठते हैं या मॉक टेस्ट देने बैठते हैं तब उनके नेगेटिव पे नेगेटिव मार्क्स आते हैं. क्यों? क्योंकि जस्ट रीडिंग द बुक इज़ अ पैसिव थिंग. अगर आप उसके साथ MCQ भी सॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ एन एक्टिव थिंग. नीट एग्ज़ाम हॉल में आपको वहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखना है. आप ऐसे अगर आपको एक लाइन भी पता है उसमें आप 10 पैराग्राफ लिख देंगे, ये तो नहीं कर सकते आप नीट में. आपको एग्जैक्टली सब कुछ पता होना चाहिए. फॉर दैट यू हैव टू डू MCQ. तो इसीलिए जब भी आप प्रिपेयर करते हैं यू मस्ट डू MCQ, वरना आपके रीडिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं है. क्योंकि आप अगर बस पढ़ते रह जाएंगे, दैट इज़ इक्वलेंट टू लाइक ट्रेनिंग फॉर अ मैराथन वाइल सिटिंग ऑन अ सोफा. ठीक है, तो इसीलिए इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द होल ब्लूप्रिंट कि हाउ टू डू MCQ प्रैक्टिस, कब करना चाहिए आपको, आप कितना करेंगे तो सफिशिएंट है, कैसे आपका इम्प्रूवमेंट होगा. फिर MCQ देने के बाद आपको क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में दूँगी. द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोग एम ही ऐसा बना लेते हैं. कुछ बच्चे अगर MCQ सोचते हैं कि मैं MCQ करूँगी, तो वो सोच सकते हैं कि आज मैं एक दिन में 100 MCQ करके रहूँगी. एंड जब वो करने बैठते हैं तब वो 10th क्वेश्चन में फिजिक्स का कोई इक्वेशन होगा या जिसमें उनको डिफिकल्टी हो रही होगी एंड उसी में वो लोग सारा टाइम दे देंगे. तो अगर तुम इतना एम रखोगे 100 क्वेश्चन का, तुम अटेम्प्ट कर पाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा नहीं. तो स्टार्ट विद मिनिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन. अगर 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, इट इज़ मोर देन इनफ. फिजिक्स में यू कैन डू मोर, लिटिल मोर, बट बायोलॉजी में भी यू कैन ऑल्सो डू मोर. तो बट अगर मेरा कहने का मतलब है कि स्टार्ट विद अ स्मॉलर थिंग, स्मॉलर एम रखो कि मेरे को इतना क्वेश्चंस करने हैं. क्योंकि ह्यूमन का ये नेचुरल टेंडेंसी होता है कि कुछ क्वेश्चन के करने के बाद उसका मन हट जाता है. तो अगर 10 क्वेश्चन में अच्छे से कर देना टाइम देके, तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल दैन डूइंग 45 और 100 क्वेश्चंस जिसमें तुम समझ में भी नहीं आ रहा है, दिमाग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है इतने सारे क्वेश्चन से. तो छोटे छोटे क्वेश्चन करो पर रेगुलर पीरियड पे करो. जब मान लो तुम्हारा ऐसा सिचुएशन है कि तुम ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हो, उस दिन ज़्यादा क्वेश्चन करो. जिस दिन तुम्हारा मन नहीं है, थके हुए हो, उस दिन कम क्वेश्चन करो. पर तुम्हें यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. तुम हर दिन कम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, हर दिन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. देखो व्हाट पीपल डू इज़ कि वो ब्रेकफास्ट करने से पहले, अब करने के बाद ऐसे थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं एंड सोने से पहले थोड़ा रील देख लेते हैं. ठीक है, डू इट. बट तुम उस टाइम को MCQ सॉल्विंग में भी प्रैक्टिस डाल सकते हो. क्यों? क्योंकि देखो बायोलॉजी में तो आपको कुछ करना नहीं होता है ना, आपको बस ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, कुछ सॉल्विंग पार्ट भी नहीं है. तो आप उस टाइम में कर सकते हैं. जैसे आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, या मतलब इतना उस टाइम का आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो यू कैन डू जस्ट स्क्रॉल करके थोड़ा 2-3 MCQ कर लिया, 10-11 MCQ कर लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ. अगर आप बस स्क्रॉल करते रह जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं. उसी टाइम अगर बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको कुछ कंसेप्ट पता चल जाएंगे. मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप हर टाइम बस MCQ सॉल्व करते रहें, बट जब आपके पास कुछ नहीं करने को, आप बस थोड़ा सा देख सकते हैं. मैं ये भी नहीं भूली कि अपना 1 घंटा बैठ के MCQ सॉल्व करते रहिए. 15-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए. एंड वन मोर थिंग कि जब भी आप कोई टफ चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करें या फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करें जिसमें थोड़ा कंसेप्ट चाहिए, थोड़ा दिमाग चाहिए, तो उसमें आप क्या कीजिए कि सुबह सुबह ट्राई कीजिए MCQ करने का. बिकॉज थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है. यू कैन डू इट लिटिल फास्ट. सो स्टार्टिंग से आपने एक हैबिट डाल लिया कि आपको डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन करने हैं तीनों सब्जेक्ट के. आप कोई फ्री टाइम में कर सकते हैं या डेडिकेटेड टाइम दे सकते हैं. देन आता है जब आपका एक हैबिट बन चुका है ना, आप लेटर फेज पे, मतलब जब नीट आने वाला होता है, तब आपको क्या करना है, आपको जब भी MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो आप टाइम लिमिट रखिए कि इतने टाइम मुझे इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्योंकि स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट एज़ यू कम नियर टू द एग्ज़ाम, तो तब तक आपका इतना स्पीड हो जाना चाहिए कि आप उतने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. मैंने तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, आप एक क्वेश्चन को इतना टाइम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को कम टाइम दे रहे हैं. तो इसीलिए आपको उस प्रैक्टिस के लिए टाइम लिमिट लगाना चाहिए MCQ सॉल्व करने टाइम. एंड टाइम आप अकॉर्डिंगली देंगे कि बायो में जो 30 क्वेश्चन है वो आपको 15 मिनट में कर लेना चाहिए या थोड़ा ज़्यादा. देन फिजिक्स में अप्रोप्रिएटली आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करिए. क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, आप सब सब्जेक्ट को या सब चीज़ों को एक टाइम नहीं दे सकते हैं. बायो को आपको कंपेरेटिवली कम टाइम देना पड़ेगा. जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम बायो में 30 to 35 या 40 मिनट तक मैक्स कर लिया था. देन केमिस्ट्री कर लो या तो फिजिक्स कर लो, आपकी मर्ज़ी. उसको भी एक कंपेरेटिवली कम टाइम ही देना है क्योंकि उसमें भी कुछ फिजिकल ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं. फिजिक्स को आप ज़्यादा टाइम थोड़ा रखिए ताकि आप कर पाएँ वो क्वेश्चन है. देन लास्ट में आपको OMR फिलिंग के लिए भी टाइम देना है. तो लास्ट में ये ना हो कि आपका लास्ट तक आपने कर लिया पर टाइम 10 मिनट बचा है या 5 मिनट बचा है, आपको पूरा OMR फिलिंग करना है. तो
उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हो, मैं फिलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, आपने कुछ गलत भर दिया होगा, आपको पूरा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट पता भी है, आपने पूरा चीज़ पढ़ा भी है, मैं फिलिंग अगर गलत हो गई तो मतलब आपका पूरा नीट प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगा एंड सब वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट वाइल डूइंग MCQ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो डू मेक अ एनवायरनमेंट कि तुम उस एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट तुम वहाँ पे नीट एग्ज़ाम दोगे। वैसे बहुत बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं तो घर में थोड़ी लाइक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो अब मैं जब भी तुम MCQ सॉल्व करो स्पेशली तब एक रूम अपना ले लो, रूम लॉक कर दो, तुम्हारा साइलेंस रखो, टाइम लिमिट लगाओ, अपना जो भी क्वेश्चन पेपर लो एंड फिजिकल OMR शीट भरना स्टार्ट करो। बहुत बच्चे मॉक टेस्ट ऑनलाइन देते हैं, तो ऑनलाइन देने की वजह से क्या होता है, उनको OMR फिलिंग का हैबिट नहीं बनता है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको OMR शीट भी साइड में रखना है, उसका भी हैबिट डालो। सो व्हेनेवर यू आर गिविंग अ ऑनलाइन मॉक पेपर, तो व्हाट यू कैन डू इज़, आपने ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया सब कुछ, देन एट द एंड आपका भी मॉक पेपर 3 ही घंटे का होगा ना, तो एट द एंड आपको उतना टाइम रहना चाहिए कि आप OMR फिल कर सकें। एंड उतने टाइम में अपने पास एक फिजिकल OMR शीट रखिए, आपने जो जो ऑप्शन टिक किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, आप डायरेक्टली उसको भरते जाइए, ठीक है। इससे आपका हैबिट भी बनेगा। बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको फिजिकल भी सॉल्व करना है, मतलब जो पेपर पेन एंड पेपर वाला नहीं, तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन या मॉक पेपर आते हैं प्रिंट आउट फॉर्म में, आप वो निकाल के देन OMR शीट भर सकते हैं। व्हाट पीपल डू इज़ कि OMR शीट जब वो भरना स्टार्ट करते हैं देन वो रिपीट भरते जाते कंटिन्यूसली, वो चेक भी नहीं करते उन्होंने पहला वाला ऑप्शन सही टिक किया है कि नहीं किया। एंड आप क्या करते हैं, नीट में एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो स्किप करते ही है ना, तो वो स्किप करते करते स्किप नहीं होता है, देन आप कर देते हैं, देन पूरा नीचे जो भी है वो सब गलत हो जाता है। वो नहीं करना। आप जब भी 10 MCQ का आंसर भर रहे हैं, ट्राई कीजिए हर MCQ में थोड़ा थोड़ा चेक कर लीजिए, उतना टाइम आपके पास होना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है तो जब ये 5 MCQ कर रहे हैं, मतलब OMR शीट भर दी आपने, देन चेक करना है कि मैं सही नंबर पे हूँ ना, देन टैली करते रहना है बीच बीच में, वरना एरर के चांसेस बहुत होंगे। ये कब आपका ठीक होगा, जब आप मल्टीपल मॉक पेपर देंगे OMR शीट पे। देन डूइंग MCQ इज़ नॉट सफिशिएंट, उसके बाद आपको उसको एनालाइज भी करना है। आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी उसको एनालाइज करना है। तो हमेशा एक MCQ बुक मिस्टेक बुक बनाओ, या तो अपने उस जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बुक है, आपने जो भी आपके कोचिंग के नोट हो गए, या आपने कुछ फॉर्मूला शीट बनाए होंगे, जहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट से पहले जो चीज़ें रिवाइज करी जाती है जिस प्लेस से भी, वहाँ पे आप जो भी अपनी गलतियाँ होंगी उनको नोट डाउन करेंगे। वो आपका सिली मिस्टेक हो सकता है, वो आपका कंसेप्चुअल एरर हो सकता है, वो आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो भी हो आपको पता है आपका क्या कंसेप्ट वीक है, आपने उस क्वेश्चन को क्यों गलत किया है, आपको इसीलिए उधर लिख देना है। आपको अपने लिए पढ़ना है, आपको लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। देन जो चीज़ें गलत हुई हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए, उसी टॉपिक पे ज़्यादा MCQ लीजिए ताकि आपका वो पॉइंट स्ट्रॉन्गर हो जाए। And for doing MCQ, if you are searching for a good resource and good book to solve question, then आदित्य जोशी मेंटरशिप ने एक NCERT लाइनेबल एंड क्वेश्चन में लॉन्च की है, जो पूरा कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है। नो क्वेश्चन इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, जितना NCERT नीट के लिए रिक्वायर्ड है उतने ही क्वेश्चन दिए हैं। एंड इसमें एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है, मतलब फुल कवरेज है NCERT का। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो विच क्वेश्चन टू सॉल्व, एंड अप सॉल्विंग क्वेश्चन विच इज़ रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, हाई फाई क्वेश्चन जो एक्चुअल में नीट में कभी पूछे भी नहीं जाएंगे, तो वो सब नहीं करना है। इसमें देखो, क्योंकि नीट में बस एक ही टाइप का MCQ तो नहीं आता, मतलब सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन तो नहीं आते वहाँ पे। मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, देन मैच, वो सब जो भी है, इतने पैटर्न ऑफ टाइप पे क्वेश्चन आता है। अगर आप बस MCQ करते बैठेंगे जिसका सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपकी प्रैक्टिस होगा क्या, नहीं होगा। बट इस जो क्वेश्चन बैंक में उसमें वेराइटीज़ ऑफ पैटर्न है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे नीट में पूछे जाते हैं सेम पैटर्न। सो द मेजर पॉइंट इज फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स में बहुत बच्चों को नहीं आइडिया रहता है कि कहाँ से करना है। देखो, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि तभी आपको वेराइटी ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता चलेंगे। क्योंकि देखो NTA क्या करता है, वो कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं डालता है। वो जो सेम क्वेश्चन जो PYQs में आता है उसको बस ट्विस्ट करके डालता है। मतलब एट द एंड आपको वही फॉर्मूला लगाना है, बट उसका वर्डिंग्स, उसका कंसेप्ट या तो उसका सिनेरियो सब अलग कर देगा, वही है और कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, आपको बुक नहीं मिलती है, या तो जब वरना आपको बहुत सारी बुक सॉल्व करना पड़ता है। तो रैदर देन डूइंग दिस यू कैन फोकस ऑन वन क्वेश्चन बैंक। तो इस जो क्वेश्चन बैंक में उसमें वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जितना रिक्वायर्ड है, जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नीट में आता है, तो फॉर फिजिक्स इट इज़ वेरी गुड। So instead of like buying books which are costing you 3,000, 4,000 or 1,000 rupees, you can go for a single question bank which costs like nothing। क्योंकि इसका प्राइस क्या है कि बायो में भी इट इज़ फॉर 299, केमिस्ट्री इट इज़ 299, फिजिक्स ऑल्सो इट इज़ 299। तो अगर 300 रुपये में तुम्हें ये चीज़ मिल रही है, अगर 299 रुपीज़ में अगर तुम्हें मिल रही है, तो इट इज़ वेरी लेस फॉर अ नीट स्टूडेंट। सोचो तुम्हें नीट aim है तुम्हारा, and you can spend 300, and you can spend like 1,000, 2,000 on the book, and you can't spend 299। so first do a book
विच कवर्स योर बेसिक्स, जो तुम्हारे एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, देन तुम उसके बाद जितनी बुक सॉल्व करने का टाइम है तो इट इज़ गुड, इट इज़ फॉर गुड ओनली। तुम क्यों नहीं करोगे अगर तुम्हारे पास टाइम है, बट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। So if you want daily question practice, so if you want to revise NCERT through questions, and if you're confused कि कौन सी बुक फॉलो करें, एंड अगर किसी को फुल सिलेबस कवरेज चाहिए, फुल सिलेबस प्रैक्टिस चाहिए विदाउट मिसिंग मच मनी, तो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स. So if you really want to solve question directly from the NCERT line, this is really the best source. So stop wasting your money on expensive books, and if you're getting it for $2.99, it is very less, you should go for it. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.